हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन जीएस क्लास। स्वागत है आप सभी का आज की जीएस क्लास में। मैं आप लोगों का जीएस एज वेल एज रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का गेट एकेडमी पर। एंड यार आज हम लोग जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वाटरफॉल एंड लेक्स पर। क्या के अंदर जो भी वाटरफॉल्स हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके पीएससी एग्जाम्स में ठीक है बनते हैं, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर एसएससी जेई एग्जाम्स में, हम उन सभी पे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक नजर हम लोग डालते हैं कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो होपफुली मेरी आवाज क्लियर होगी। तो डियर, अगर आप देखेंगे गेट एकेडमी पर आपको मिलता है बेनिफिट। पीएससी के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं, यही के लिए जहाँ पर प्री एंड मेंस दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। फीस है केवल 1111 रुपए। यस डियर, हम लोगों ने फीस एकदम नॉमिनल, ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपनी तैयारी को आयाम दे सके, अच्छे से तैयारी कर सके और चीज़ों को क्लियरिटी से सीख चुके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली बेसिस पे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, चीज़ों को सीखें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आरआरबी जे 2024 के लिए 7,800 प्लस वैकेंसीज के लिए पोस्ट थी। एंड यहाँ पर आपका सीबीटी टू जो है आपको दे रहा है 499 एंड सीबीटी 1 एंड 2 का कंप्लीट कोर्स 777 में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका, अगर आप गेट की तैयारी करते हैं तो 2026 को टारगेट करते हुए कंप्लीट कोर्स है 2,222 रुपये में। 2027 को टारगेट करते हुए 3,335 रुपये में। एंड गेट 2028 को टारगेट करते हुए 5,555 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स आपको 777 में। ऑल स्टेट एंड जेई एग्जाम का कोर्स आपको मिलता है 777 में। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 आपको मिलता है 1111। ईएससी नॉन टेक का 777 में आपको मिलता है सब्जेक्ट वाइज। आपका कॉम्बोज अवेलेबल है यहाँ पर और गेट एक्सटेंशन अवेलेबल है जो कि 1500 रुपये में मिल रहा है। एंड यूपीपीएससी ए एंड जी मेन्स एग्जाम्स आपको मिलते हैं केवल 1111 रुपये में। बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, तो डिटेल में मैंने आपको बताया कि ब्रांचेस वाइज सिविल ब्रांच के लिए हम लोग जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जहाँ पर आपको बेसिक लेवल के 10 टेस्ट, एडवांस लेवल के 10 टेस्ट, मल्टीपल लेवल के सब्जेक्ट वाइज 10 टेस्ट, चैप्टर वाइज 100 टेस्ट जहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड मॉक टेस्ट लेंथ वाइज आपको 140 टेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। डियर देखिए, यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं बुक। अगर आप चाहते हैं गेट एकेडमी पर सिविल की प्रीवियस ईयर की ई बुक जो कि वॉल्यूम 1 है, टॉपिक वाइज 38 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, 222 प्लस जीएसटी इन्वॉल्व करके हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके टोटल जो पेजेस है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं और 790 आपके टोटल पेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, गेट सिविल वाइज प्रीवियस ईयर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम 2, यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 38 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए, टोटल जो पेजेस हैं वो 828 पेजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। गेट जर्नल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, ई बुक अवेलेबल है जो कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल है, यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ। अब यहाँ पर देखिए 222 रुपये प्लस जीएसटी में आपको ये बुक मिल रही है, जहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड के आपके टोटल 521 पेजेस के साथ आपको यहाँ पर ये बुक मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम तैयारी करें सीजीबीएफएम की, तो सीजीबीएफएम को टारगेट करते हुए सब इंजीनियरिंग की आपकी 118 प्लस 86 पोस्ट को टारगेट करते हुए गेट एकेडमी पर हम लोग कंप्लीट कोर्स आपको दे रहे हैं, जो कि आपका ऑनली ऑन 777 में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं आरपीएससी एस्पिरेंट इंजीनियरिंग, जो कि 1000 प्लस पोस्ट को टारगेट करते हुए। तो डियर ये देखिए, आपको गेट पर आपको मिल रहा है, गेट एकेडमी पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 777 में। तो डियर, अगर आप तैयारी करते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं, तो आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यस, गेट एकेडमी आपको देती है सिविल इंजीनियरिंग सीबीटी 2 के लिए, आरआरबी जेई
के लिए ई बुक। अभी ये जो बुक है डियर, ये फुल्ली सॉल्व है, जहां पर 4102 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, 333 प्लस जीएसटी इंक्लूड। आप स्कैन करिए, आज ही परचेज कीजिए। चलो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग किसके बारे में, झरने और झीलें। डियर अगर हम बात करें झरने और झीलों के बारे में, तो सबसे पहले समझिए, झरना आमतौर पर जल निकाय के ऊर्ध्वाधर या अगर हम बात करें खड़ी गिरावट को संदर्भित करते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब अगर आप झरनों की बात करेंगे तो झरने जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आपको बहते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, झरनों की उत्पत्ति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकती है। यानी प्राकृतिक है जो मतलब कुदरत के द्वारा बने हुए हैं, और यहाँ पर देखिए एक चीज और बोली गई है, कृत्रिम। कृत्रिम यानी जो मानव निर्मित है, मानव निर्मित झरने हैं, तो ऐसे भी कुछ झरने आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक झरने अ, अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि वहां से भूमि उतार चढ़ाव से भरी होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत के अधिकांश झरने दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर बात करें विश्व जल प्रताप डेटाबेस के अनुसार, चौड़ाई के मामले में जोग भारत का सबसे बड़ा झरना है। जोग झरना जो है डियर, वो भारत का सबसे बड़ा झरना है। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर बनाया गया है, यानी ये कृत्रिम है। अब देखिए कावेरी नदी द्वारा बनाया गया शिव समुद्र में समुद्रम आयतन के मामले में सबसे बड़ा झरना है। फिर एक चीज आपको और दिखेगी, कुंडरू झरना, जो कि स्वर्ण रेखा नदी, जो कि रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर है, द्वारा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है वो 98 मीटर है, यानी 222 फीट। ठीक है, फिर कपिल धारा झरना अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है। तो यानी ये कुछ झरने हैं जिनके बारे में बेसिक तौर पे आपको बताया गया है, और थोड़े से और झरनों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहले झरने और उनके स्थान। देखिए चित्रकूट, इसे भारत का नियाग्रा जल प्रताप भी कहा जाता है। देखिए इंद्रावती नदी बस्तर छत्तीसगढ़, जिसकी ऊंचाई 29 मीटर है, पर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है दूध सागर मार्ग। देखिए डवी नदी गोवा और कर्नाटक के बीच ये पश्चिमी घाट पर बना हुआ है। दूध सागर झरना आपने देखा होगा, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी एक बनी थी, उसमें भी उसका शूटिंग हुआ है। फिर देखिए धुआंधार। धुआंधार अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। लासिंग की बात करें तो वो मेघालय में बना हुआ है। ठीक है, नो कलियाई काय, वो मेघालय में है झरना, और कुंचिकल जो आपका कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए विश्व जल प्रताप डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जल प्रताप की ऊंचाई 183 मीटर है। इस आधार पर यह अब भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप नहीं है। पहले डेटाबेस के अनुसार यह 455 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा जल प्रताप था। ठीक है, नए डेटाबेस के अनुसार बाराही जल प्रताप की ऊंचाई 217 मीटर है। फिर देखिए नौ कलिकाई जल प्रताप जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर हो गई है। साथ ही इसीलिए इसे डेटाबेस के अनुसार नौ कलिकाई सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए कठोर चट्टानों की तुलना में नरम चट्टानों से तेजी से शरण से जल प्रतापों का निर्माण होता है। तो हमें इसको थोड़ा सा और डेटाबेस पढ़ना होगा, और चीजों को बहुत अच्छे से समझना भी होगा। अब देखिए झीलों के बारे में बात करते हैं। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी लेगून झील है। देखिए चिल्का लेगून महानदी के अंत में एक खारे पानी की झील है। देखिए नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो कुछ झीलों के बारे में बात करें, जैसे रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के एक नद झील है। यह झील यहाँ पाए गए मानव कंकालों के कारण सुर्खियों में रही है। देखिए गोमती नदी कुल्हड़ झील से निकलती है। यह माधो डाटा टाडा सॉरी माधो टाडा यानी पीलीभीत के पास पाई जाती है। देखिए अष्टमुडी झील केरल के
कोल्लम जिले से एक लेगून है। अष्टमुड़ी का अर्थ है 8 शाखा। यह रामसर सम्मेलन के अनुसार महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। देखिए, असम में चांदुम्बी झील, चपला झील और हाफ लॉन्ग झीलें महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो डियर, आज थोड़ा सा आवाज गड़बड़ है तो थोड़ा सा देखिए। चैम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु, चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। यह अड़ियार नदी का स्रोत है। चेन्नई शहर इस झील से पानी की आपूर्ति की अपनी मांग को पूरा करता है, यानी झील के द्वारा फिर चेन्नई की जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जाता है। हैदराबाद में हुसैन सागर और उस्मान सागर कृत्रिम दो झीलें हैं जो मानव निर्मित है। ये रेणुका झील और नाको झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोनेरू आंध्र प्रदेश में स्थित एक मीठे पानी की झील। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर है। दूसरा जो राजस्थान में स्थित है। देखिए, पुलिकट चिल्का झील के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। रामसागर कन्वेंशन यानी 1971 अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। देखिए, इसे 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में लागू हुआ। यह एकमात्र वैश्विक पर्यावरण संधि है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो डियर, जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इससे पहले क्लास इसको पढ़ते हैं। लेगून की बात करें तो लेगून जो है वो समुद्र या महासागर के पास पानी के उथले तटीय निकाय है जो अवरोध द्वीपों की श्रृंखला द्वारा अलग किए जाते हैं, जो तटरेखाओं के समांतर स्थित होते हैं। देखिए, अगर देखिए, मुन्नार झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है। डल झील श्रीनगर जबरनवान पर्वतीय घाटी में स्थित है। ठीक है। पेरियार झील केरल में स्थित है। लोक तक झील मणिपुर में एक मीठे पानी की झील है। केबुल लामजाओ पार्क इस झील के पास है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बड़ा सिंपल सा है। हुंड्रू फॉल है यानी जल प्रताप यानी फॉल बोला जाता है। हुंड्रू फॉल कहाँ बना है, कहाँ बनता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शंस को फोकस होकर आपको आंसर करना होगा। अगर हम बात करें हुंड्रू फॉल कहाँ बना है, हुंड्रू फॉल कहाँ बना है? इंद्रावती झील पर, कावेरी नदी पर, स्वर्ण रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से आंसर करिएगा प्लीज। आपको हुंड्रू फॉल डियर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा पर। देखिए, हुंड्रू फॉल जल प्रताप यानी जिसको बोलते हैं स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। यह रांची से 45 किलोमीटर दूर है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी 322 फीट है। ये हमने सबसे पहले स्टडी भी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन 2 कृष्णा, ऑप्शन 3 गोदावरी, ऑप्शन 4 महानदी। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कावेरी नदी। शिव समुद्रम जल प्रताप कावेरी नदी पर स्थित है। यस।
क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं? जल प्रताप और नदियां। देखिए, कपिल धारा जल प्रताप गोदावरी नदी पर है। जोंग जल प्रताप शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जल प्रताप यानी शिव समुद्रम आपका फॉल कहाँ पर, कावेरी नदी पर स्थित है। कोड क्या होगा? एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, या एक दो तीन सारे सही है? आपको ध्यान से आंसर करना। चलो इसको देखते हैं। फिर अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है, निम्नलिखित से कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन बी। अगर आप देखेंगे सेकंड एंड थर्ड सही है। जो है आपका फॉल वो शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम फॉल जो है वो कावेरी नदी पर है। देखिए, कपिल धारा जल प्रताप यानी कपिल धारा जो फॉल है वो नर्मदा नदी पर, नवनिर्मित जिला अनुरूप मध्य प्रदेश में स्थित है। जो फॉल जो है वो कर्नाटक के शिमोगा में शरावती नदी पर स्थित है, और शिव समुद्रम फॉल जो है आपका कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाटरफॉल नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाटरफॉल नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कपिल धारा, ऑप्शन बी भाईकुंड, ऑप्शन सी दिग्धारा, ऑप्शन डी भेड़ाघाट। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भालकुंड। अगर बात करें कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट झरने नर्मदा नदी पर है, जबकि भालकुंड जो झरना है वो आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भालकुंड जो धारा है वो कहाँ पर है, तो डियर वो बीना नदी पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड है आपके पास। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड उपयोग करके सही उत्तर बताएं। झरना और नदियां, कौन सा झरना किस नदी पर है, आपको मैच करना है। समझिए इसको, आपका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको देखिएगा सूची एक और सूची दो का सही मिलान इस प्रकार है। अगर हम झरने की बात करें और नदियों की बात करें,
दूध सागर जो झरना है वो कहाँ पर है? वो मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। दुदुम जो है वो कहाँ पर है? वो मंचकुंड कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। फिर आप देखिए गोकक गोकक जो है वो कहाँ पर है? वो घाट प्रभा बेलगाम कर्नाटक में स्थित है, और जोग जो है वो शरावती कर्नाटक में स्थित है। तो इसके हिसाब से आपको जो करेक्ट आंसर रहेगा मैच करेगा वो होगा ए। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा झरना जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? ध्यान से आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, आपसे पूछा था मैंने क्या कि सबसे बड़ा झरना जोग फॉल कहाँ पर स्थित है? डियर, इसका बड़ा सटीक आंसर है आंसर ए, शरावती नदी पर स्थित है। देखिए विश्व जल प्रताप यानी विश्व की बात करें यानी डेटाबेस के बेसिस पे अनुसार जोग फॉल भारत का सबसे बड़ा झरना है, जिसकी चौड़ाई के हिसाब से अगर बात करें ये झरना है। और जोग फॉल कर्नाटक में शरावती नदी पर है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा झरना आयतन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कावेरी नदी पर स्थित है, जो शिव समुद्रम झरना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट सही सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम झरना कावेरी नदी पर है, चुलिया झरना जो है वो आपके चंबल में है, जोग झरना जो है वो कृष्णा नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी में। तो इनमें से आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही से मैच नहीं किया? देखिए सिर्फ समुद्रम बात करते हैं यहाँ पर, चले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर डियर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है, जोग झरना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए झरने और नदियों का सही मिलन, शिव समुद्रम झरना कावेरी नदी पर, चुलिया झरना चंबल नदी पर, जोग झरना शरावती नदी पर है, जबकि कृष्णा लिखा है। धुआंधार झरना जो है वो आपका डियर नर्मदा नदी पर है। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा फॉल किसके बीच स्थित है? तो देखिए लेक सुपीरियर लेक सुपीरियर और मिशिगन लेक मिशिगन और ह्यूरन लेक ह्यूरन और ऑन्टारियो लेक ऑन्टारियो और लेक एरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नियाग्रा फॉल्स लेक ऑन्टारियो और लेक एरी के बीच में है। इसकी तुलना तीन जल प्रतापों अमेरिकन फॉल्स, हार्शू फॉल्स और बाइडल वेल्स फॉल्स में की जाती है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा झरना नियाग्रा फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है? एक झरना है जो नियाग्रा फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सा है?
बरकाना फॉल्स, चित्रकोट फॉल्स, रजत फॉल्स या केवटी फॉल्स? बताइए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कौन सा झरना नियाग्रा फॉल के नाम से जाना जाता है, तो भारत का कौन सा झरना है वो? तो यहाँ पर आप देखिए, जो चित्रकूट झरना है, यानी चित्रकूट झरना भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 29 मीटर। कितनी? 29 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी पर चित्रकोट जलप्रपात स्थित है? यानी किस नदी पर चित्रकोट फॉल स्थित है? यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, इरावती नदी या नर्मदा नदी? बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो अगर आप बात करें, चित्रकूट झरना भारत के नियाग्रा फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध है, और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो पहली चीज तो ये पूछा गया, नंबर पे किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो वो कहाँ पर है? बस्तर जिले के जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा? यानी भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, नौकीकाई जलप्रपात, ये लैंचिंग जलप्रपात? बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ये दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात यानी दूध सागर फॉल जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है। ये गोवा और कर्नाटक सीमा से होकर बहने वाले मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि नौकलिकाई और लैंचिंग मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट, कह रहा है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, कपिल धारा या च, च, चलाई चचाई? ध्यान से आंसर करना।
ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज धुआंधार जलप्रपात यानी धुआंधार फॉल जलपुर जिले में स्थित है। और यह एक जलप्रपात है, ये भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नर्मदा नदी संगम सॉरी ये नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। यार आज की क्लास में इसी के साथ खत्म करूंगा और नेक्स्ट क्लास में बचे हुए हम इसके बाकी के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।